नमस्कार, प्रणाम। फेस टू फेस इस कार्यक्रम में मैं रणधीर कांबले आपका स्वागत करता हूं। विवेक के साथ हमेशा संघर्ष करने वाले नेता प्रवीण गायकवाड़ इनको माना जाता है। जी हां, संभाजी ब्रिगेड के अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड़ आज हमारे साथ है। आपका स्वागत है इस शो में। बेसिकली आपका नाम, आपकी ब्रिगेड और कंट्रोवर्सी हमेशा जुड़ी रहती है। क्या कंट्रोवर्सी के लिए ये पैदा हुई है संस्था? क्या लॉजिक लेकर आप लड़ रहे हैं? नहीं, संभाजी ब्रिगेड के बारे में आप अगर सोचते हैं कि कंट्रोवर्सी के लिए, तो मैं तो ये मानता नहीं हूं। जिस विचार से हमने ये संस्था शुरू की है वो है महात्मा ज्योतिबा फुले का सत्य शोधक विचार। जब हम सत्य सोचते हैं तो सत्य जानने का हमको सबको अधिकार है। सत्य में वो जयते, सत्य सत्य और सत्य। और महात्मा गांधी ने भी सत्य में वो जयते करके ही प्राण छोड़ा था कि सत्य के लिए हमारे सब महापुरुष लड़े, तो सत्य जानने का सबको अधिकार है, ऐसे हम मानते आए। और जब सत्य हम लोगों को बताना चाहते तो इधर की जो व्यवस्था है वो उसे बंदिस्त रखना चाहती है। जो विचार हम लोगों को देना चाहते हैं हमारा महापुरुषों का विचार है, ना कि हमारा संगठन का और ना ही हमारे नेताओं का, ना ही मेरा। तो ये महापुरुषों का विचार जब हम लोगों के पास लेके जाते हैं तो संघर्ष तो होने वाला ही है, क्योंकि सत्य बताना ये हमारा कर्म है और धर्म है। लेकिन संभाजी ब्रिगेड चर्चा में आ गए भंडारकर इंस्टीट्यूट तोड़फोड़ करने की। आज भी आप, अब कुछ वक्त गया है, आज भी आप उस घटना का समर्थन करते हैं। क्या लॉजिक है? जी देखिए, इधर जो व्यवस्था है वो ब्राह्मणी व्यवस्था है, जो गए 5000 सालों से हम पे राज करती आई है। धर्म के नाम पर हमें गुलाम बना रही है, और इस बात को लेकर हम समाज में चर्चा करना चाहते हैं, उनको जानकारी देना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने भंडारकर पे जो हल्ला किया था या जो कार्रवाई की थी वो गलत है। ये एक प्रतिक्रिया थी, ये हमने जानबूझ के की थी लोगों में चर्चा करने के लिए कि जो ग्रंथालय बनाए जाते हैं, जैसे कि भंडारकर प्राच्य विद्या संस्था, इसमें हमारे महापुरुषों के खिलाफ गलत लिखान किया जाता है। जैसे कि यह दो विचारधारा है, एक पुरोगामी है और एक प्रतिगामी है। प्रतिगामी लोगों को जानबूझकर छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू के समर्थक दिखाने और पुरोगामी लोगों को बताना है कि ये महात्मा फुले की प्रेरणा थी। तो ये दो विचारों का संघर्ष है, और इस संघर्ष के हिसाब से हमने भंडारकर प्राच्य विद्या पे हल्ला किया था, कार्रवाई की थी। इसका मतलब ये था कि जेम्स लेन को जो सहकार्य जो भंडारकर प्राच्य विद्या के विद्वानों ने किया था, उनको ये जानकारी दी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी ये शाहजी राजे नहीं है, बल्कि उनके गुरुजी थे दादोजी कोंडदेव। ऐसी गलत बात बताने से, और ये इंटरनेशनल किताब छप गई। जेम्स लेन ने हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया ये किताब लिखी, और इस किताब से छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत बड़े पैमाने पे बदनामी हुई, और इसके खिलाफ हमने भंडारकर पे कार्रवाई की, और आज भी मुझे उसका गर्व है। लेकिन आप लड़ते हैं, वक्त पड़ा तो रास्ते पर उतरते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी एक खूबी भी है, आप लॉजिकल जवाब देना भी जानते हैं। बहुत सारी किताबों से, भाषण के द्वारा आपने लॉजिकल ये लड़ाई लड़ने का काम किया है। क्या लगता है आपको, ये इतना आसान है जो यहाँ की सिस्टम के खिलाफ नया विचार देना? नहीं, देखो, हमारी जो संविधान है उसने हमें बताया है कि इस देश में समता बनाना है, और समता बनाने के लिए इस देश में स्वतंत्र विचार देने की जरूरत है। और स्वतंत्र विचार देने के बाद आजादी मिल सकती है, और बंधुभाव निर्माण हो सकता है, भाईचारा निर्माण हो सकता है। इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़ी तो हम चुकाने के लिए तैयार है। हमारा जो विचार है हमारा खुद का विचार नहीं है, हमारे महापुरुषों का विचार है। पुरखों से ये बात चली आ रही है। आज हम नहीं कह रहे, संत तुकाराम महाराज कहते थे, संत नामदेव महाराज कहते थे, महात्मा फुले कहते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज और बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया, उस संविधान के आधार पे हम काम कर रहे हैं, और हमें इसका कोई भी खेद नहीं है। हमें इसका गर्व है कि हम महापुरुषों का विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उसके लिए कोई भी कीमत आए तो हम उसको अदा करने के लिए तैयार हैं। आजकल एक किताब चर्चा में है, शिवाजी महाराज के बदनामी के जो सेंटर्स है उनके बारे में एक किताब चर्चा में है। अलग अलग रास्ते पर, अलग अलग जगह पर उसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। क्या कहती है ये किताब? देखिए, जेम्स लेन की किताब आने के बाद इस किताब के खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए,
हाई कोर्ट में उसके ऊपर जो बंदी लगी थी महाराष्ट्र सरकार ने उसको उठाई गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस चली गई। 3 लोग हमारे खिलाफ में कोर्ट में चले गए और जब बहुजन समाज जो है पूरा देश का वो जानता है कि शिवाजी महाराज की बदनामी जेम्स लेन ने की है, उस किताब पे बंदी होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो किताब की बंदी उठाई। बोलने का और सोचने का और लिखने का जो स्वतंत्र घटना में दिया है उसके बारे में उसने स्टैंड लिया और ये किताब की बंदी उठाई गई। अब वो क्या है दिन क्रमांक 2003 से ये बात चल रही है, तो ये जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में किस तरह से बदनामी की जाती है और उसमें देश की सरकार है और इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी बदनामी करने वाले लोगों को मदद करती है। उसके लिए हमारे नेता, हमारी प्रेरणा स्थान माननीय पुरुषोत्तम खेडेकर साहब ने शिवाजी महाराजांची बदनामी केंद्र ये लिख के ये सब जानकारी लोगों के लिए दी और जिनके खिलाफ ये जानकारी जाती है वो कोर्ट में गए, वो इसके बारे में गलत मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा ये कॉपियां अब महाराष्ट्र और बाहर प्रदेश में चली गई है। लोगों को ये जानना चाहिए कि शिवाजी महाराज के बारे में आज लोग क्या कहते हैं, किस प्रकार का षड्यंत्र रचा जाता है शिवाजी महाराज के बारे में, इसके लिए ये किताब आज प्रसिद्ध हुई है। लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि जिस तरह से ये मूवमेंट चला रहे हैं, इस मूवमेंट के साथ ये कैसे जुड़े और आने वाले दिनों में क्या इनके प्लान है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि प्रोग्रेसिव मूवमेंट जो महाराष्ट्र में हमेशा केंद्र रही है, महाराष्ट्र की भूमि प्रोग्रेसिव मूवमेंट के लिए, लेकिन आप तो अलग बैकग्राउंड के थे, जरूरत नहीं थी प्रोग्रेसिव मूवमेंट को जुड़ने की, घर का बैकग्राउंड ठीक ठाक था, फिर भी आप इस मूवमेंट से जुड़े, क्या वजह हुई आप यहाँ इससे जुड़ने की? नहीं, आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जिस मूवमेंट से मैं पहले जुड़ा था वो आरक्षण के खिलाफ काम करती थी। अब जब आरक्षण के खिलाफ हम काम करते थे तो हम ये जानना चाहते थे कि आरक्षण क्यों दिया गया है, और जब आरक्षण दिया ही गया है तो इसमें संविधान में इसका महत्व कितना है। तो संविधान में जब मैंने पढ़ा कि ये जो फंडामेंटल राइट है जिसे हम मूलभूत अधिकार कहते हैं उसकी तरफ से सोचते हैं, तो आरक्षण इस देश में गए हजारों साल जिनको हक और अधिकार नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, उनके लिए दिया गया है। और मैं 1979 से इस मूवमेंट से जुड़ा गया। मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड ये हमारी मूवमेंट है, उसके साथ हमारी फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा। ये जो हम काम करते हैं इसमें हम सच्चाई के साथ चलते हैं, सत्य के साथ चलते हैं, सत्य शोधक समाज के साथ चलते हैं। कौन सी ऐसी घटना घटी कि जिसकी वजह से आप टर्न हो गए, आरक्षण के खिलाफ थे, और ऐसा कौन सा घटना था, इंसिडेंट था जिसकी वजह से आपको इस जगह इस दूसरे ओर मुड़ना पड़ा? मैं आरक्षण के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, लेकिन आरक्षण के बारे में जानने के बाद, संविधान को पढ़ने के बाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का चरित्र पढ़ने के बाद, महात्मा फुले का चरित्र पढ़ने के बाद, छत्रपति शिवाजी महाराज का असल में जो काम है वो जानने के बाद मेरे को ये लगा कि अरे नहीं, जो लड़ना चाहिए ये गरीबों के लिए लड़ना चाहिए, दलितों के लिए लड़ना चाहिए। और मैं अपना कर्तव्य समझकर मैं अपना पूरा समय, अभी सहारा समय का भी समय मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मेरे समाज के लिए वो जागरूक करूं। लेकिन आप इतने सालों से लड़ रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिन लोगों के लिए आप लड़ रहे हैं वो उतनी ताकत से आपके पीछे नहीं रहते जितनी ताकत से रहना चाहिए, और जिनके लोगों के लिए लड़ते हैं वो ही कभी कभी आपके खिलाफ दिखते? कभी ऐसा नहीं लगता, निराशा नहीं आती? नहीं, निराशा तो आती ही नहीं, क्योंकि देखो जो हमारे पुरखों लड़े, जिन महापुरुषों का मैं नाम लेते आया हूं, देखो उनके खिलाफ भी बहुत सारा समाज था, लेकिन एक टाइम पीरियड था जब महात्मा फुले लड़ते थे तो लोग उनके खिलाफ थे। आज इस महाराष्ट्र में फुले शाह अम्बेडकर का महाराष्ट्र कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? उनका संघर्ष सीमित नहीं, लेकिन लोगों तक जाने के लिए कुछ समय लगता है। जैसे कि आज सहारा समय, उस टाइम सहारा समय नहीं था। सहारा समय होता तो देख सकते थे कि महात्मा फुले का आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में फैला जाता था। आज आप देख सकते कि मायावती यूपी में सत्ता लाती है, वो सत्ता इसलिए लाती है क्योंकि उधर महात्मा फुले, शाहू महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर विचार का फैलावा हुआ है। चलो राजनीति में हार जीत होती ही रहती है, लेकिन विचारों का फैलावा करना है। मैं इस विचार से आकर्षित हुआ, इसके लिए मैं प्रचारक ही हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता हूं। लेकिन पुणे जैसे शहर में आप काम करते हैं, जो सेंटर हमेशा प्रतिगामी लोगों का भी
एक सेंटर एक जमाने में रहता था। जैसे पुरोगामी काम करने वाले बड़े बड़े जो विचार धारा मानने वाले लोग थे, फुले हो, करदे हो, बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी मूवमेंट पूना में की, लेकिन फिर भी पूना का एक अलग भी चेहरा है। आपको यहाँ लड़ते वक्त कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता? पूना में ही नहीं, महाराष्ट्र के हर एक कोने में आंदोलन चलता है, लेकिन पूना ये ब्राह्मणों का केंद्र है, उसके वजह से हम पूना के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं या फिर नागपुर के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। इस प्रतिगामी चळवळ में जो चलता है, इसमें बहुत पैमाने पे लोगों को मारा जाता है, दंगल की जाती है। आफ्टर 1993 हम बाबरी मस्जिद के बारे में बात करते तो मुस्लिम लोग इस देश में असुरक्षित पैदा करते। हम जब से 10 साल से पूरे ताकत से हम इधर देश में खड़े हैं, इस महाराष्ट्र की भूमि में खड़े, तो एक ही दंगल नहीं हो रही है, क्योंकि हमने भाईचारा का कार्यक्रम चलाया, मुस्लिमों को हमारे साथ में लिया, सब बहुजन समाज हम साथ लेके जा रहे, उनको विश्वास दे रहे कि हाँ ये देश तुम्हारा है, इस देश के लिए तुमने लड़े हैं, तुम्हारे पुरखों लड़े, इस देश में हम मराठे के साथ मुस्लिम अगर चलते, पूरा बहुजन समाज चलते, तो हम इस देश का कल्याण कर सकते। जिसमें देश में शांतता होती है, उस देश की प्रगति होती है। हम दंगल के खिलाफ है, हम कोई भी आंदोलन चलाते हैं तो समाज के प्रबोधन के लिए चलाते हैं। लेकिन जिस तरह से आप लड़ते हैं, वक्त पड़ा तो रास्ते पर लड़ने की, तोड़फोड़ के लिए भी आगे पीछे नहीं बढ़ते। तोड़फोड़ आपकी विचारधारा से जोड़ खाता है? नहीं, देखो, कोई चीज जो हमारे खिलाफ है हम ऐसे मानते नहीं। विरोध तो लोकशाही में होना ही है, लेकिन हम तोड़फोड़ प्रतिक्रिया के दौरान, जब देखो इस देश में आक्रामक कोई भी आंदोलन होता है, सब मीडिया उसके बारे में सोचने लगती है, सबका आकर्षण केंद्रित करने के लिए हमें कोई छोटे मोटे ऐसे आंदोलन करने लगते। जब हम प्रबोधन करते हैं तो कोई ध्यान नहीं देता है, जब हम तोड़फोड़ करते हैं तो सब ध्यान देते, फिर तोड़फोड़ करने के बाद लोग बोलते हैं आपका क्या कहना है, फिर हम आपके माध्यम से लोगों को बताते हैं हमारा ये सच है और ये सत्य है, तब लोग जान जाते हैं सच क्या है। तो इसका मतलब तोड़फोड़ आपका उद्देश्य नहीं, लेकिन आपके मूवमेंट का एक हिस्सा है? नहीं, हमारे मूवमेंट का वो बिल्कुल हिस्सा नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति निर्माण होती है, जैसे कि भांडारकर पे हमने आक्रमण किया, तो वो परिस्थिति ऐसी निर्माण हुई थी। हम सरकार के पास गए थे, सरकार को हमने बोला था कि सरकार इस किताब के ऊपर आप बंदी करो, लेकिन सरकार ने कोई काम नहीं किया, फिर हमको एक प्रतिक्रिया देनी पड़ी। मराठा आरक्षण के लिए हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जिस हेलीकॉप्टर में बैठे थे, शिवनेरीगढ़ के ऊपर हमने उस पर हमला किया, उसकी तोड़फोड़ की। इस देश में हेलीकॉप्टर पे मुख्यमंत्री होते वक्त हमला होने का यह पहला मामला था, लेकिन आज तक मराठों का आरक्षण मिला नहीं है। हम सिर्फ प्रतिक्रिया के स्वरूप में ये करना चाहते हैं, लोगों को जानकारी देने के लिए ये एक माध्यम है, इतना ही हम समझते हैं, ये हमारी जरूरत है, ऐसा हम समझते नहीं है। बहुत बार आपकी जो मांग है मराठा आरक्षण की, बहुत बार ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा संस्था, बहुत सारे इकोनॉमिक जो घुमाने वाले जो लोग हैं वो मराठा है, और फिर भी उनको आरक्षण क्यों देना चाहिए, ऐसा एक आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है। देखो, महाराष्ट्र की सत्ता ये पूर्व मराठों के ताबे में, ऐसा कहा जाता है, ये दिखने में भी ऐसा ही दिखता है, लेकिन मराठा ही सिर्फ इन लोगों को वोट करते हैं क्या? नहीं। एक तरफ से हम देख सकते हैं कि आज महाराष्ट्र में गवर्नमेंट किसकी है, तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की। अगर मुख्यमंत्री बदलना चाहता है तो मराठों को पूछते हैं क्या? नहीं, वो हाई कमांड के पास जाते हैं, सोनिया गांधी के पास। सोनिया गांधी कहती है कि विलासराव देशमुख आप नीचे हो जाओ, अब अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बाद में अशोक चव्हाण को निकालते हैं, पृथ्वीराज चव्हाण को करते हैं। तो ये सब कांग्रेस के अंदर का मामला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर का मामला है, इसमें मराठों का कोई एक संबंध नहीं। अगर मराठों का ही राज होता तो गए 8-10 साल से हम मराठा आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, तो मराठों के लिए जब लड़ रहे तो मराठाओं का सत्ता होने के बावजूद भी हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा? तो ये राज्य उस विचारों के पक्षों का चलता है, जो राजकीय पार्टीज होती है उनके विचारों से वो सत्ता चलती है, ना कि किसी जाति के लिए। मराठा जात की ज्यादा संख्या है, 35% मराठा इस देश में रहता है, तो 35% होने की वजह से बहुत सारे लोग गरीब है, आधे से ज्यादा लोगों को एक टाइम का खाना नहीं मिलता है। तो वो जो गरीब लोग हैं, जो दबके हैं, जो हजारों सालों से खेती में काम कर रहे हैं, हमाली कर रहे हैं, उनके लिए हमारा संगठन काम कर रहा है, ना कि गब्बर मराठो है उनके लिए। एक तरफ शिवसेना है जो शिवाजी महाराज की विचारधारा पर चलती है, ऐसा उनका भी दावा है, दूसरी तरफ आपकी संभाजी ब्रिगेड है। क्यों एक साथ होकर नहीं मिलते?
क्या उनमें बदल है और आपकी विचारधारा उनमें क्या फर्क है? देखो, शिवसेना की जो स्थापना है वो बाला साहब ठाकरे के पिताजी जो है प्रबोधनकार ठाकरे जी ने की है। उनका जो ख्याल था वो पुरोगामी ख्याल था, वो महात्मा फुले छत्रपति शाहू महाराज के भक्त हुआ करते थे। लेकिन जो पॉलिटिकल विंग जो शिवसेना की बनी, उन्होंने जब बताया कि हम राजकारण में जाएंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, राजनीति करेंगे, तो उन्होंने तय कर लिया कि आरएसएस के साथ जाएंगे। और जब वो आरएसएस के साथ गया तो इस देश में आरएसएस ने जितने दंगे खड़े किए, और वो भी प्रतिगाम के नाम पर, यानी कि हिंदुत्व के नाम पर, और हिंदुत्व हम मानते ही नहीं। इस देश में हम बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और ये संविधान को मानते नहीं। एक तरफ ये लोकशाही में इलेक्शन लड़ते हैं और एक तरफ वो इलेक्शन को विरोध करते और बोलते हैं हुकुमशाही आनी चाहिए। शिवसेना का इस देश में कोई भला नहीं कर सकते, शिवसेना के लोग कोई भला नहीं कर सकते। और जो सच्चा शिवाजी महाराज का भक्त है वो पुरोगामी होना चाहिए, सबको न्याय देने वाला चाहिए। कोई हिंदू का बखेड़ा करने वाला, मुसलमानों का बखेड़ा खड़ा करने वाला हमें नहीं मालूम। शिवसेना की विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, इसके लिए हम अलग अलग काम करते। भले ही हम शिवाजी महाराज के नाम से काम करते, लेकिन शिवसेना जिस नाम से काम कर रही है उस नाम का विचारों का फैलाव नहीं करती है, सिर्फ नाम का इस्तेमाल करती है। हम विचारों का फैलाव करते। लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि बहुजन कॉमन मैन जो है उनके हित के लिए आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए, प्रवीण गायकवाड़ के क्या विचार है इसके पीछे, ये जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि शिवसेना और आपके बीच में अलगाव है, अलग अपोजिट में है शिवसेना और आप दूसरी तरफ है। लेकिन जिस तरह से ये देखा जाता है कि हमेशा कहा जाता है कि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने के लिए शिवाजी महाराज ने सारी लड़ाई की। क्या फर्क है हिंदुत्व और हिंदवी स्वराज्य? देखो, जिस टाइम मुगल इस देश में राज करते थे उस समय इस देश को हिंदुस्तान कहा जाता था, और जो सम्राट हुआ करता था उसको हिंदवी स्वराज का संस्थापक या फिर सम्राट कहा जाता था। और हिंदुस्तान होने की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ महाराष्ट्र काबिज नहीं करना था, उनको इस देश पे पूरा राज करना था, उनको इस देश का सम्राट होना था। ये हिंदवी स्वराज्य संस्थापक कहने से हमें जानकारी मिलती है। लेकिन शिवसेना जो हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो हिंदुत्व का जो आज जिस मायने में मीनिंग लगाया जाता है वो गलत है। हिंदुत्व का मीनिंग है व्यापक होता है, जिसको जो धर्म चाहिए उस धर्म के हिसाब से वो इस देश में रह सकता है। जैसे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य हम कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य का कहना क्या है कि हर एक को ये अपना अपना धर्म उसे इस देश में जानने का, मानने का और इस्तेमाल करने का है। जिसे जो चाहिए, हम मुस्लिम हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं। लेकिन अब जो आरएसएस है और जो शिवसेना है वो हिंदुत्व का अर्थ गलत तरीके से बोलते हैं, और इसके वजह से हम सब विचारों का उनसे लड़ा है। वो अलग विचारों से काम करते हैं, हम अलग विचारों से काम करते हैं। लेकिन आपका कहना है कि आप कॉमन जो बहुजन आदमी हैं उनके लिए, हित के लिए लड़ते हैं, लेकिन आप पुतला हटाने की बात करते हैं, आप इंस्टीट्यूट पर अटैक करते हैं। क्या आपको लगता है पुतला हटाने से सवाल हल हो जाएंगे? देखो, हम जो इतिहास बता रहे हैं और जो सत्य पे आधार पे इतिहास है, गलत इतिहास बताने से इस देश का नुकसान हो सकता है। जैसे कि बाबरी मस्जिद का हम उदाहरण ले सकते हैं। बाबर ने राम मंदिर के जन्मभूमि पर मस्जिद बनाई थी। ऐसा कहने से क्या हुआ, दंगे हुए, फसाद हुए, और राम जिस जन्मभूमि पर जन्मे थे वो बाबरी मस्जिद गिराई गई, और उसके बाद इस देश में लाखों लोगों की कत्ल हो गई। तो गलत इतिहास जानने से इस देश का नुकसान होता है, और सच जानने से नुकसान नहीं होता है। सत्य पर इस देश को हम खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश का ब्रीद है सत्यमेव जयते। लेकिन सच्चा इतिहास बताने से पेट का जो सवाल है, आम आदमी के जो प्रश्न है वो सुलझ पाएंगे?
देखो, जिस समाज में हम संघर्ष खड़ा करना चाहते हैं, एक तरफ हमें उन्हें सच बताना है कि हमारे महापुरुषों ने किस तरह से, हमारे पुरखों ने किस तरह से लड़ाई लड़ी है। जो मुगल इतना बड़ा साम्राज्य रखते थे, इतना छोटा सा शिवाजी महाराज का राज्य था, उन्होंने मुगलों को इतना बड़ा आह्वान दिया था। तो इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी बातें हम समाज में सच की तरफ से लाएंगे तो समाज जागरूक होगा और अपने हक का अधिकार के लिए लड़ेगा। समाज में जब जागृति होती है, समाज को हक और अधिकार की लड़ाई समझती है, वो रास्ते पे आते हैं और अपनी जो भूख प्यास की जो मिटाने के लिए, सिर्फ भूख प्यास मिटाने के लिए आदमी जन्म नहीं लेता है, उसका इतिहास होता है और उसका इतिहास होता है, उसका गर्व होता है और जिसको गर्व होता है वो इतिहास जतन करने के लिए ये काम करते हैं। और जो गरीब इस देश में है, वो गरीबा का कारण हम नहीं है, इस देश की सरकार गई 60 साल से कोई भी काम नहीं करती। आने वाले इस इलेक्शन में शायद हमारे विचारों के लोग आ जाएंगे, जिस विचार से हम सोचते हैं उस विचार से आ जाएंगे और उनके विचारों के लोग जब हमारे विचारों के लोग आएंगे तब हम सोचते हैं कि कम से कम लोगों के समस्या कम हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप प्रोग्रेसिव मूवमेंट चला रहे और यहाँ के अंधविश्वास, गलत बातें, इसका पगड़ा कॉमन मैन के दिमाग पर है, ऐसे में आपको लड़ते वक्त हमेशा निराशा आए, इस तरह का माहौल है पूरा, फिर भी आप डटे रहते, लड़ते रहते, ये हौसला कहाँ से आता है आपको? ये तो हमारे पुरखों से ही आता है। ये हमें बहुत बड़े पैमाने पे जानना चाहिए कि अब बहुत बड़े पैमाने पे जो लोग पढ़े हैं वो गलत मार्ग से जा रहे हैं। जैसे कि अब वास्तुशास्त्र आप जानते हैं, वास्तुशास्त्र हमें 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी गोल है। ये जो हमारा पूरा पृथ्वी है, अर्थ है, वो गोल है और ये गोल होने से दिशा नहीं होती, नो डायरेक्शंस आर देयर, स्टिल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियन। हमारा अलग अलग मत है, क्योंकि वो बोलते हैं कि वास्तु अगर गलत तरीके से बनाई जाती है तो आपको प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। जैसे कि भविष्य सच नहीं है, ये जानने के बाद भी भविष्य देखने के लिए लोग जाते हैं। जितने ज्यादा पढ़े हुए लोग हैं उतने ही वो अनपढ़ है और वो अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का सामाजिक कार्यकर्ता का काम होता है, सामाजिक आंदोलन का काम होता है और वो हम कर रहे हैं। हम किधर भी निराशावादी नहीं है, क्योंकि निराशा इसलिए आती है हम गलत काम करते। लेकिन ये हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे, बहुत सारे लोग इस मूवमेंट से, प्रोग्रेसिव मूवमेंट से जुड़े हैं, उसके बाद दूर भी गए हैं इस मूवमेंट से, लेकिन ऐसी कौन सी बात है कि जो प्रवीण गायकवाड़ को ताकत देती है कि जो लड़ता है और समाज में एक हलचल पैदा करता है? क्या ताकत है वो? ये तो बात सही है। मेरे जो ग्रैंडफादर है आनंदराव जीवंतराव गायकवाड़, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है, जिन्होंने मेरे गए 41 ईयर से, 21 साल से मेरे को उन्होंने पढ़ाया, सिखाया और सच बताया। और उनके बाद मेरे को सच पैमाने पर छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका विचार उन्होंने दिया है। मेरे पुरखों का ये सब देन है और मैं उधर ही डटे रहूंगा। मैं कोई पार्टी बदलने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सत्य अंतिम है, सत्य ही अंतिम है। जिस स्कूल के कैंपस में हम खड़े हैं उसका ब्रीद है सत्याला मरण नहीं। लेकिन जिस तरह से आप लड़ाई कर रहे हैं, सच बताने का काम कर रहे हैं, लेकिन मोटिव क्या, आखिरी क्या पाना चाहते हैं आप? सत्ता में आना चाहते हैं? सत्ता में आकर पूरी सिस्टम बदलने का प्रयास करना चाहते हैं? हाँ जी, अभी देखो ये तो लोकशाही राज है। लोकशाही राज में अलग अलग विचारों के पक्ष होते हैं। हमारा भी एक पार्टी आएगा, शिवराज्य पार्टी, जो इस विचार को लेकर आगे चला जाएगा। लेकिन हम सोचते हैं कि सच बताने से पहले लोगों को सच जानना चाहिए और आने वाले समय में हमारी खुद की एक पार्टी होगी और जो आज भी काम कर रही है शिवराज्य पार्टी, हम लोगों को सच बताना चाहते हैं और सच यही हमारा सच। इसका मतलब सत्ता पाने, आखिरी आपका मोटिव है सत्ता पाना और उसके द्वारा परिवर्तन लाना। देखो, बड़े पैमाने में लोगों को बदलना होगा तो लोकशाही का मार्ग एक ही है, वो सत्ता पाना। और सत्ता पाना लोकशाही में गलत नहीं है और उस सत्ता केंद्र के तरफ हम मार्ग क्रमण कर रहे हैं। धीरे धीरे हम उसके पास जा रहे हैं। तो हमें लग रहा है
कि आने वाले कुछ सालों में हम हमारे विचारों के लोगों का सत्ताकरण लाएंगे और उसमें से हम लोगों को न्याय देना चाहते हैं, समता देना चाहते हैं, भाईचारा देना चाहते हैं, जो हमारे संविधान को अभिप्रेत है। आज जिस तरह से आप जो पार्टियां हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या शिवसेना हो, ये आम लोगों को न्याय देने में नाकाम रही है, ऐसा आपका कहना है? जी हाँ, देखो जिस तरह से अब हम देख रहे, अब टीवी पे बता रहे कि महाराष्ट्र के बहुसंख्य एरिया में अभी पानी का से प्यासा आदमी को पानी नहीं मिल रहा। अगर पानी एक मजबूरी है तो फिर पानी ही नहीं मिल रहा, इसका मतलब है गए 60 साल से इस देश में कोई भी राजनीति नहीं हुई। अब अन्ना हजारे का आंदोलन आप देखते, अन्ना हजारे ने जो भ्रष्टाचार के आरोप किए, वही मंत्री इस देश पे राज कर रहे और हजारों मंत्रियों की यादी अन्ना हजारे के पास है। इस देश में गलत तरीके से राज्य चल रहा है। जो लोग विचारों से प्रभावित है वो भ्रष्टाचार से दूर रहते और इस देश की प्रामाणिक सेवा करते। ये जो लोग है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शिवसेना है, बीजेपी और अन्य लोग, इनके विचार प्रभाव कोई भी नहीं। उनका विचार सिर्फ भ्रष्टाचार करना और खुद का पेट भरना। आज के राजनीति में पैसे पे राजकारण चलता है, सत्ताकरण सब इसी मामले पे चलता है। सत्तेतून पैसा और पैसेतून सत्ता, ये समीकरण चल रहा है। पैसा कमाना क्यों? सत्ता पाने के लिए। और सत्ता क्यों चाहिए? पैसा कमाने के लिए। ऐसे व्यवस्था में सामान्य आदमी का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हमारे विचारों का सत्ता आना ये मजबूरी है और जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही। जिस तरह से आज के पार्टियां सत्ता में राज कर रही है, आम आदमी का हित नहीं सोच सकती, यही कहना है प्रवीण गायकवाड़ का। और इसीलिए सत्ता में जाकर आम आदमी के सवाल हल करना, यही उद्देश्य लेकर वो आज लड़ रहे हैं। उनकी पूरी मूवमेंट के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही, और फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए शख्सियत के साथ। तब तक मुझे रणधीर कामले को इजाजत दीजिए। सहारा प्रणाम।